हाय एवरीवन, हम राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं। आज हम हाब्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो के बीच में कहीं पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखना। यदि इस वीडियो का PDF का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करें, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। दोस्तों, ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब देखने वाले अधिक से अधिक होंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और अच्छे से अच्छी बनाएं और मेहनत करें आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो अगर आपको ये फुल सीरीज़ देखनी है, इससे आपको बेनिफिट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर से कर लें, बिल्कुल भी इसको मिस मत करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मेरा इस वीडियो में 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे की वीडियो किस टॉपिक पर हों तथा क्या सुधार होना चाहिए वीडियोज़ में, इसके बारे में अवश्य कमेंट करें। आप ये भी बताएं कि आगे की वीडियोस प्रैक्टिस सेट की हों या थ्योरी पर हों या दोनों, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों पर बनाई जाए। जैसा आप बताएंगे वैसे ही आगे की वीडियोस में बनाऊंगी। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही आगे ये वीडियोस जो है सीरीज़ कैरी ऑन करूँगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है हाब्स। हाब्स जो है 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1676 में इंग्लैंड में। इनके पिता क्या थे? इनके पिता राज दरबार में पादरी थे इनके पिता। हाब्स के निरंकुश विचारों के कारण ही आलोचक इसे मासाम्बरी का दैत्य कहते हैं। हाब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का शासन चल रहा था। राजसत्ता एवं जनसत्ता के बीच विशेषाधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था। हाब्स जिस समय अपनी मां के गर्भ में था उस समय इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही भयावह थी। राजसत्ता और जनसत्ता के बीच विशेषाधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इसकी मां ने इसको समय से पूर्व ही जन्म दे दिया। और इसी बात पे जो है हाब्स कहते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। इनका कहना है कि मेरी जननी ने उस रात जो है जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक मैं और दूसरा भय, दोनों को जन्म दिया था। जेम्स प्रथम जो था वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता था। वह स्वयं संसद की बात को अस्वीकार करता था। जेम्स प्रथम के पश्चात चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड का राजा बना। जेम्स प्रथम के कार्यकाल में संसद सदस्यों ने यह दावा रखा कि मंत्रियों की नियुक्ति विदेशी एवं धार्मिक मामलों के प्रबंध और कराधान यानी कि कर लागू करने में कराधान में उनकी यानी कि मंत्रियों की सलाह ली जाए, लेकिन चार्ल्स प्रथम ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1629 ईस्वी में संसद को भंग कर दिया गया। चार्ल्स प्रथम ने 1629 को संसद को भंग कर दिया क्योंकि संसद की ये डिमांड थी कि धार्मिक मामलों में, विदेशी मंत्रियों की नियुक्ति में और विदेशी एवं धार्मिक मामलों में और करों को लागू करने में, इन सब में किसकी, संसद के सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, उनकी सलाह ली जानी चाहिए, जो कि चार्ल्स प्रथम को अस्वीकार था। इसलिए उन्होंने 1629 को संसद को भंग कर दिया और पुनः 11 वर्ष के पश्चात 1640 में संसद बुलाई गई। इसे दीर्घकालीन संसद कहा गया। संसद के प्रतिनिधि जनता एवं व्यापारी, किसान आदि का समर्थन करते थे। धीरे धीरे
राजसत्ता एवं जनसत्ता के बीच संघर्ष होने लगा। फलस्वरूप 1642 में गृह युद्ध देखने को मिला और इस गृह युद्ध का अंत तब हुआ जब 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई और इसी फांसी के साथ यह गृह युद्ध समाप्त हो गया। उसके पुत्र चार्ल्स द्वितीय को देश से निर्वासित कर दिया गया और चार्ल्स द्वितीय ने कहाँ पर शरण ली? फ्रांस में शरण लेनी पड़ी चार्ल्स द्वितीय को। हाब्स को भी फ्रांस में शरण लेनी पड़ी क्योंकि हाब्स जो है राज दरबार से जुड़ा हुआ था। क्योंकि जब ये इनको देश से निष्कासित किया गया चार्ल्स सेकंड को, उनके पुत्र को, और अब जो राजा के समर्थक थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा, इसलिए चार्ल्स सेकंड और हाब्स दोनों ने फ्रांस में शरण ली। 1651 में फ्रांस में ही जब हाब्स फ्रांस में शरण ली तो 1651 में फ्रांस में ही हाब्स ने लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। एक तो इसका सन पूछा जाता है, दूसरा कहाँ पर लिखी गई, तो फ्रांस में लिखी गई। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। जब ये निर्वासित थे, देश से बाहर थे, तब ये बुक लिखी गई थी और जो गोडाल्फिन को समर्पित थी। जो इनकी हाब्स की ये पुस्तक थी वो गोडाल्फिन को समर्पित थी। हाब्स ने इसी पुस्तक में मानव स्वभाव को बुरा बताया और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। जो अपनी इनकी बुक लेवियाथन थी, इसी में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और मानव स्वभाव को बुरा बताया है। मानव स्वभाव चार्ल्स पर जो ये हमारे हाब्स महोदय थे, इन पर एक तो गलीलियो का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव था और दूसरा जो वहाँ की इंग्लैंड की उस समय की अव्यवस्था थी, जो भय और आतंक का वातावरण चारों तरफ था, उससे इनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने मानव स्वभाव को बुरा बताया, कायर बताया, बुरा बताया और मतलब भय के साथ हमेशा मनुष्य जो है जीता है, ऐसा उन्होंने बताया। मानव स्वभाव को एक बुरी प्रकृति इनके सामने, बुरी छवि इनके सामने रखी और इन्होंने मानव स्वभाव को बुरा बताया है। इसीलिए क्योंकि वो इंग्लैंड की जो परिस्थितियाँ थीं उसका इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1660 में चार्ल्स द्वितीय ने इंग्लैंड की सत्ता पुनः संभाली और हाब्स को इंग्लैंड पुनः वापस बुलाया और आजीवन पेंशन देने का निर्णय लिया और हाब्स को आजीवन राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। 91 वर्ष में, जब ये 91 साल के हो गए, 1679 में ये 91 वर्ष के थे, तब इनका इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन करते हुए धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की। मनुष्य, आगे हाब्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से विरति चाहता है। क्या इन्होंने बोला है कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से विरति चाहता है और ऐसा कहकर उपयोगितावाद का पूर्व सूचक बन गया। हाब्स गैलीलियो के सिद्धांत से प्रभावित था, जिसमें मनुष्य का स्वभाव अहंकारी बताया गया और मनुष्य दो प्रकार की प्रवृत्ति से आकर्षित रहता है। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें, इच्छाएं। एक तो होती इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा, तो उसको वो पाना चाहता है, जिस वस्तु की इच्छा होती उसको वो पाना चाहता है। और दूसरी होती अनिच्छा, यानी किसी वस्तु के प्रति अनिच्छा या घृणा, इनको दूसरे शब्दों में घृणा कह सकते हैं। उसको घृणा होती है तो वो उससे दूर जाना चाहता है। लेवियाथन में ही राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। किसने? हाब्स ने। हाब्स की बुक लेवियाथन थी, उसी में हाब्स ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। अब हम देखेंगे हाब्स के मानव स्वभाव पर विचार। तो इन्होंने, हाब्स ने मानव को स्वार्थी, कायर, कृतज्ञ बताया है और ये कहते हैं, ये इनका कथन है कि मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है। क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति उस समय थी कि सभी एक दूसरे को मारने काटने में, यहाँ तक कि राजा को फांसी में चढ़ा दिया, तो बहुत भयावह स्थिति थी और उसका
जो है इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए इन्होंने मनुष्य को झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी बताया है। इंग्लैंड की परिस्थितियों का प्रभाव उस पर था, उससे मानव स्वभाव के प्रति घृणा सी हो गई और इसलिए मानव स्वभाव का उसने जो है बुरा बताया। अब हम देखेंगे प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हाब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है अव्यवस्था की अवस्था थी, वहाँ पर चारों तरफ अव्यवस्था थी और प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, यानी कि सब एक दूसरे को मारना काटना चाहते थे, किसी का कोई वो नहीं था, कहीं सुरक्षा नहीं थी, मानव हर तरफ अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को सबका सबके विरुद्ध युद्ध, यानी सब एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, ये इनका फेमस कथन है। दूसरा कथन है प्राकृतिक अवस्था में जीवन असहाय, दीनहीन व अकेला है। तो दूसरा ये भी कहते हैं कि जब मनुष्य एक दूसरे से लड़ ही रहा है तो जीवन असहाय, दीनहीन व अकेला है, किसी पर किसी को विश्वास नहीं है। और ये दूसरा क्या बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पास समान बुद्धि एवं शक्ति है। सभी मनुष्यों के पास कहते हैं कि बुद्धि एवं शक्ति समान है। यहाँ कोई उद्योग, संस्कृति, व्यवसाय, कला आदि नहीं है, यहाँ मत्स्य न्याय है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसी का जो है शासन चलेगा, उसी का बोलबाला रहेगा। हाब्स के अनुसार यहाँ कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता का कानून है। हाब्स ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक कानून जो है वो बुद्धिमत्ता का कानून है, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के पास बुद्धि थी और उन्होंने इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने को प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए उन्होंने इसी बुद्धि का प्रयोग किया। और ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए निम्न कानून बताए। हाब्स ने निम्न कानून बताए। नंबर 1, प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें आपस में एक समझौता कर लेना चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य थे उनके पास इतनी बुद्धि थी कि उनको लगा कि ये जो है अवस्था, प्राकृतिक अवस्था बहुत अव्यवस्था है इसमें, तो हमें एक समझौता करके इस अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा हाब्स बताते हैं कि ये वहाँ पर प्राकृतिक कानून इस तरह के थे, प्राकृतिक अधिकार नहीं थे। दूसरा कानून क्या था? प्राकृतिक अवस्था में सभी अपने अधिकार एवं शक्तियों को किसी एक व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। अब ये दूसरा कानून था कि सभी आपस में ये विचार करते हैं कि सभी को अपने अधिकार एवं शक्तियों को किसी एक व्यक्ति को सौंप देना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरा ये सोचा इस प्रकार जब इन दो विचारों पर प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने सामाजिक समझौता करके वहाँ से निकलने का प्रयास किया। और इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था बुद्धि पर आधारित अवस्था है, असामाजिक एवं अराजनीतिक अवस्था है। वहाँ पर असामाजिकता भी है और अराजनीतिक अवस्था भी है। अब हम देखेंगे कि हमने जो ये हाब्स के बारे में जितना भी आज कवर किया है तो उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, जो मेन पॉइंट क्या थे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनसे कि जो हमें लर्न करना है। इसके बाद हम बाकी का जो हाब्स का है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल जितना हमने अभी स्टडी किया है उसको हम उसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? 1625 में चार्ल्स प्रथम राजा बना एंड 1629 में संसद भंग की गई। 1640 में पुनः दीर्घकालीन संसद बुलाई गई और 1642 में गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया इंग्लैंड में। और 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी के साथ
फांसी दे दी गई और इसी फांसी के साथ गृह युद्ध समाप्त हो गया। इसी को खूनी क्रांति का नाम भी दिया जाता है। जब चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी तो इसी को खूनी क्रांति का नाम भी दिया जाता है। और 1651 में फ्रांस में लेवियाथन लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड 1660 में चार्ल्स द्वितीय पुनः इंग्लैंड की सत्ता संभाली। पुनः वहाँ पर इंग्लैंड में राजतंत्र स्थापित हुआ और पुनः जो है चार्ल्स द्वितीय ने इंग्लैंड की सत्ता संभाली। और हाब्स ने क्या किया? हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की। इन्होंने, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में अक्सर ये आता है कि धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो वो हाब्स ने की, क्योंकि इन्होंने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था। और हाब्स जो है उपयोगितावाद का पूर्व सूचक बन गया। कैसा करके कि लोग जो हैं सुखों की प्राप्ति और दुखों से विरति चाहता है, ऐसा कहकर उपयोगितावाद का पूर्व सूचक बन गया। गैलीलियो के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित था हाब्स, ये भी एग्जाम में आता है। इन्होंने हाब्स ने जो है मानव स्वभाव को बुरा बताया है। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सबके पास समान बुद्धि एवं शक्ति थी। सभी मानव जो थे बुद्धि और शक्ति में इक्वल थे। और आगे क्या बताते हैं? प्राकृतिक अधिकार नहीं थे परंतु प्राकृतिक कानून थे, जिस कानून का सहारा लेकर के जो है वहाँ से प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया और उस अवस्था से बाहर निकलने की कोशिश की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें। और आगे कैसी वीडियो बनाई जाए, किस टॉपिक पर बनाई जाए, प्रैक्टिस सेट लाया जाए या फिर थ्योरी लाई जाए, तो उस पर भी कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।